गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के द हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस हम वोकाब्युलरी से स्टार्ट करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला शब्द है वो है इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब क्या होता है? नवाचार। इनोवेशन का मतलब क्या होता है? नवाचार या नई चीज़ें या विचार लाने की प्रक्रिया। विचार लाने की प्रक्रिया, नई चीज़ें या विचार लाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इनोवेशन बोलते हैं। इसके सिनोनिम्स की अगर हम बात करें, सिनोनिम्स, तो इसको सिनोनिम्स पहला होगा क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी का मतलब होता है सृजनशीलता। सृजनशीलता। दूसरा जो होगा इसका वो होगा इन्वेंशन। इन्वेंशन इन्वेंशन का मतलब क्या होता है? आविष्कार। इन्वेंशन का मतलब क्या होता है? आविष्कार। अब इसके एंटोनिम्स की हम बात कर लेते हैं। एंटोनिम्स, तो इसका एंटोनिम्स होगा स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन स्टैग्नेशन का मतलब होता है ठहराव। स्टैग्नेशन का मतलब क्या होता है? ठहराव। दूसरा इसका जो होगा वो होगा इमिटेशन। इमिटेशन इमिटेशन माने होता है नकल या अनुकरण। ठीक। तो इनोवेशन माने होता है नवाचार या नई चीज़ें या विचार लाने की प्रक्रिया। इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा हमारा क्रिएटिविटी यानी सृजनशीलता, इन्वेंशन। और इसका एंटोनिम होगा स्टैग्नेशन और इमिटेशन। नेक्स्ट वर्ड हमारा है डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? विनाश या नष्ट करना। डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? विनाश या नष्ट करना। ठीक। डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉय कर देना। ठीक। इसका जो सिनोनिम होगा, सिनोनिम्स की अगर हम बात कर लें तो पहला जो सिनोनिम होगा वो डिवास्टेशन होगा। डिवास्टेशन डिवास्टेशन का मतलब होता है तबाही। ठीक। दूसरा इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा एनिहिलेशन। एनिहिलेशन एनिहिलेशन का मतलब होता है संहार। ठीक। इसके एंटोनिम्स की अगर हम बात कर लें, एंटोनिम्स, तो इसका जो एंटोनिम होगा वो पहला क्या होगा? क्रिएशन। क्रिएशन क्रिएशन माने क्या होता है? सृजन। क्रिएशन माने सृजन। और दूसरा जो होगा वो होगा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? निर्माण। ठीक। यानी डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश या नष्ट करना। इसका सिनोनिम होगा डिवेस्टिनेशन या एनिहिलेशन। एंटोनिम्स इसका होगा क्रिएशन और कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एजम्पशन। एजम्पशन का मतलब होता है मान्यता या धारणा। एजम्पशन का मतलब होता है मान्यता या धारणा। ठीक। इसका जो सिनोनिम होगा, सिनोनिम, इसका सिनोनिम्स क्या होगा? पहला होगा प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन प्रिजम्पशन का मतलब क्या होता है? अनुमान लगाना। ठीक। दूसरा क्या होगा? हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस परिकल्पना। परिकल्पना। ठीक। इसके एंटोनिम्स की अगर हम बात कर लें, एंटोनिम्स एंटोनिम्स, तो इसका एंटोनिम पहला जो होगा वो होगा रियलिटी। रियलिटी रियलिटी माने होता है वास्तविकता।
रियलिटी का मतलब होता है वास्तविकता। दूसरा जो होता है वो होता है सर्टेनिटी। सर्टेनिटी 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 का मतलब होता है निश्चितता। सर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? निश्चितता। ठीक। एजम्पशन यानी मान्यता है, धारणा। इसका सिनोनिम होगा प्रिजम्पशंस, हाइपोथेसिस। एंटोनिम्स होगा रियलिटी, सर्टेनिटी। ठीक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंपटीशन। कंपटीशन का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा या मुकाबला। प्रतिस्पर्धा या मुकाबला। प्रतिस्पर्धा या मुकाबला। ठीक। इसका सिनोनिम्स की अगर हम बात करें, सिनोनिम्स की, तो इसका सिनोनिम्स पहला जो सिनोनिम होगा वो रिवॉल्वरी। रिवॉल्वरी प्रतिद्वंदिता। प्रतिद्वंदिता। ठीक। दूसरा क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम? कंटेस्ट। कंटेस्ट। कंटेस्ट माने क्या होता है? मुकाबला। कंटेस्ट का मतलब क्या होता है? मुकाबला। ठीक। इसका एंटोनिम्स की अगर हम बात करें, कंपटीशन का एंटोनिम्स, तो इसका एंटोनिम्स पहला जो हो जाएगा वो होगा कोऑपरेशन। कोऑपरेशन। कोऑपरेशन माने होता है सहयोग। कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है? सहयोग। ठीक। दूसरा क्या हो जाएगा इसका? मोनोपोली। मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब क्या होता है? एकाधिकार। मोनोपोली माने एकाधिकार। ठीक। तो कंपटीशन प्रतिस्पर्धा, मुकाबला। इसका सिनोनिम होगा रिवॉल्वरी, कंटेस्ट। एंटोनिम्स होगा इसका कोऑपरेशन, मोनोपोली। ठीक। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पैराडिक्स। इसके माने होता है मॉडल या दृष्टांत। मॉडल, दृष्टांत। ठीक। मॉडल दृष्टांत का मतलब होता है किसी चीज को समझने का ढांचा। किसी चीज को समझने का ढांचा। ठीक। इसको हम बोलते हैं मॉडल या दृष्टांत। इसका जो सिनोनिम होगा, सिनोनिम, इसका सिनोनिम पहला क्या हो जाएगा? मॉडल। मॉडल माने होता है नमूना। ठीक। दूसरा हो जाएगा पैटर्न। पैटर्न का मतलब होता है रूपरेखा। ठीक है। इसका एंटोनिम्स की अगर हम बात करें, एंटोनिम्स, तो इसका जो एंटोनिम होगा वो पहला होगा डिसऑर्डर। डिसऑर्डर, अव्यवस्था। डिसऑर्डर मतलब होता है अव्यवस्था। डेविएशन। डेविएशन। डेविएशन का मतलब क्या होता है? विचलन। ठीक। तो पैराडिग्म मतलब मॉडल यानी दृष्टांत। इसका सिनोनिम होगा मॉडल, पैटर्न, और दूसरा हो जाएगा डिसऑर्डर या डेविएशन। ठीक। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। इंडोजीनियस। इंडोजीनियस का मतलब होता है आंतरिक रूप से उत्पन्न। आंतरिक रूप से उत्पन्न। इंडोजीनियस का मतलब क्या होता है? आंतरिक रूप से उत्पन्न। ठीक। यानी जो प्रणाली जो मतलब शरीर, जैसे शरीर के भीतर से कोई चीज उत्पन्न हो, जो यानी भीतर से जो उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं इंडोजीनियस। इसका जो सिनोनिम होगा, सिनोनिम्स, पहला होगा इंटरनल। इंटरनल। इंटरनल का मतलब क्या होता है? आंतरिक होता है। इंटरनल माने आंतरिक। दूसरा क्या हो जाएगा? इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? निहित। ठीक। इसके एंटोनिम्स की अगर हम बात करें, एंटोनिम्स,
तो पहला क्या हो जाएगा एंटोनिम्स इसका? एक्सटर्नल होगा। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? बाहरी। एक्सटर्नल का मतलब बाहरी। और दूसरा हो जाएगा एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है बाह्य। ठीक। तो इंडोजीनियस का मतलब होता है आंतरिक रूप से उत्पन्न। इसका सिनोनिम इंटरनल इंट्रिंसिक और एंटोनिम होगा एक्सटर्नल एक्सट्रिंसिक। ठीक। नेक्स्ट वर्ड हमारा है विपनाइज। विपनाइज, विपनाइज का मतलब होता है किसी चीज को हथियार की तरह इस्तेमाल करना। किसी चीज को हथियार की तरह इस्तेमाल करना। हथियार की तरह इस्तेमाल करना। ठीक है। इसका जो सिनोनिम होगा, सिनोनिम पहला होगा मिलिटराइज। मिलिटराइज, मिलिटराइज का मतलब सैन्य रूप देना। सैन्य रूप देना। दूसरा क्या हो जाएगा? एक्सप्लॉयट। एक्सप्लॉयट यानी उपयोग करना। एक्सप्लॉयट का मतलब होता है उपयोग करना। किसके लिए उपयोग करना? स्वार्थ के लिए। स्वार्थ के लिए। ठीक। तो वेपनाइज का मतलब होता है किसी चीज को हथियार की तरह इस्तेमाल करना। इसका सिनोनिम होगा मिलिटराइज, एक्सप्लॉयट। और इसका एंटोनिम्स की अगर हम बात कर लें तो इसका एंटोनिम होगा डिसआर्म। डिसआर्म, डिसआर्म का मतलब होता है निरस्त्र करना। निरस्त्र करना। दूसरा हो जाएगा पैसिफाई। पैसिफाई, पैसिफाई मतलब शांत करना। पैसिफाई मतलब शांत करना। ठीक। नेक्स्ट वर्ड है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का मतलब होता है असमानता या विषमता। असमानता या विषमता। इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है? असमानता या विषमता। इसका जो सिनोनिम होगा, सिनोनिम्स, पहला क्या होगा? डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है? अंतर। डिस्पैरिटी माने अंतर। दूसरा जो होगा इम्बैलेंस। इम्बैलेंस माने असंतुलन। असंतुलन। ठीक। डिस्पैरिटी अंतर, इम्बैलेंस असंतुलन। इसके एंटोनिम्स की अगर हम बात कर लें, एंटोनिम्स, तो इसका जो एंटोनिम्स होगा वो हमारा क्या होगा? इक्वालिटी। इक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब होता है समानता। इक्वालिटी का मतलब समानता। दूसरा आ जाएगा पैरिटी। पैरिटी, पैरिटी माने समता। ठीक। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। ये इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल का मतलब क्या होता है? संस्थागत। संस्थागत, संस्थागत यानी किसी संस्था से जुड़ा हुआ। संस्थागत या किसी संस्था से जुड़ा हुआ। ठीक। इसका जो सिनोनिम होगा, सिनोनिम्स, इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा ऑर्गेनाइजेशनल। ऑर्गेनाइजेशनल, ऑर्गेनाइजेशनल का मतलब होता है संगठनात्मक। ऑर्गेनाइजेशनल का मतलब क्या होता है? संगठनात्मक। या दूसरा हो जाएगा सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक,
सिस्टमैटिक मतलब प्रणालीगत। ठीक, इसका एंटोनिम्स की अगर हम बात करें, एंटोनिम्स जो है तो पहला क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब होता है व्यक्तिगत। इंडिविजुअल माने व्यक्तिगत। और दूसरा क्या हो जाए, अनसिस्टमैटिक। अनसिस्टमैटिक माने अव्यवस्थित। अव्यवस्थित, ठीक। तो इंस्टीट्यूशनल इन संस्थागत, इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टमैटिक, एंटोनिम होगा इंडिविजुअल अनसिस्टमैटिक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लिबरल। लिबरल का मतलब होता है उदार। लिबरल का मतलब उदार, स्वतंत्र विचारों वाला। स्वतंत्र विचारों वाला, स्वतंत्र विचारों वाला। इसका जो सिनोनिम होगा, इसका जो सिनोनिम्स होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड यानी खुले विचारों वाला। ओपन माइंडेड मतलब खुले विचारों वाला, ठीक। दूसरा होगा प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव मतलब होता है प्रगतिशील। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है, प्रगतिशील। इसके एंटोनिम्स की अगर हम बात करें, एंटोनिम्स तो क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव माने परंपरावादी। परंपरावादी। नैरो माइंडेड, दूसरा हो जाएगा नैरो माइंडेड माने संकीर्ण सोच वाला। संकीर्ण सोच वाला, ठीक। अब हम बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, ठीक, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसमें पहला फ्रेज है ए पर्सन हु लव्स मैनकाइंड। ए पर्सन हु लव्स मैनकाइंड माने वह व्यक्ति जो मानवता से प्रेम करता है। वह व्यक्ति जो मानवता से प्रेम करता है। वह व्यक्ति जो मानवता से प्रेम करता है। इसके लिए हो जाएगा फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट माने मानवतावादी। मानवतावादी या परोपकारी, ठीक। ए पर्सन हु लव्स मैनकाइंड यानी वह व्यक्ति जो मानवता से प्रेम करता है वो क्या होता है, मानवतावादी, परोपकारी। इसके लिए जो वर्ड आएगा वो फिलैंथ्रोपिस्ट आएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा है, नेक्स्ट फ्रेज, ए पर्सन हु कैन स्पीक मेनी लैंग्वेज। एक व्यक्ति जो कई भाषाएं बोल सकता है, इसको हम बोलते हैं पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट माने बहुभाषी व्यक्ति। बहुभाषी व्यक्ति, ठीक। एक व्यक्ति जो कई भाषाएं बोल सकता है उसको हम बहुभाषी बोलते हैं, पॉलीग्लॉट, ठीक। नेक्स्ट फ्रेज है, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। एक व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है, ठीक, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसको बोलते हैं एथिस्ट। एथिस्ट, एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक। नास्तिक, और जो विश्वास करता है वो होता है आस्तिक, ठीक। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा, ए पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड यानी जो भगवान में विश्वास करता है वो होता है थिस्ट, ठीक। थिस्ट यानी आस्तिक, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, ए गवर्नमेंट रन बाय द रिच।
ए गवर्नमेंट रन बाय द रिच यानी अमीरों द्वारा चलाया गया शासन, अमीरों द्वारा चलाया गया शासन। ए गवर्नमेंट रन बाय द रिच अमीरों द्वारा चलाया गया शासन, इसे हम क्या बोलते हैं? प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, ठीक, यानी धनिक शासन। हिंदी में बोलेंगे इसको धनिक शासन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ए स्पीच मेड विथ प्रिपरेशन, अ स्पीच मेड विथ प्रिपरेशन यानी बिना तैयारी के दिया गया, सॉरी, ए स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन यानी बिना तैयारी के दिया गया भाषण, इसको बोलते हैं एक्सटेम्पर, एक्सटेम्पर यानी तत्क्षण भाषण, तत्क्षण भाषण, जो बिना तैयारी के भाषण दिया गया उसको हम बोलते हैं एक्सटेम्पर यानी तत्क्षण भाषण, एक्सटेम्पर। नेक्स्ट फ्रेज है ए पर्सन हु स्टडीज एंशियंट ऑब्जेक्ट्स एंड रिमेन्स, वह व्यक्ति जो प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करता है, जो प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करता है, प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करता है, उसे हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट माने पुरातत्ववेद, पुरातत्ववेत्ता, ठीक। नेक्स्ट वर्ड हमारा है ए पर्सन हु राइट्स अबाउट समवन एल्स, जो किसी और के जीवन पर लिखता है, एक व्यक्ति जो किसी और के जीवन पर लिखता है उसे हम बोलते हैं बायोग्राफर, बायोग्राफर, ठीक, यानी जीवन चरित्र लेखक, जीवन चरित्र लेखक। नेक्स्ट फ्रेज हमारा ए प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट फॉर पब्लिक यूज, वह प्लेस जहाँ पर पब्लिक यूज के लिए किताबें रखी जाती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? लाइब्रेरी बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम? लाइब्रेरी, ठीक। ए प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट फॉर पब्लिक यूज, लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा ए पर्सन हु लव्स नेचर एंड आउटडोर लाइफ, वह व्यक्ति जो प्रकृति और बाहरी जीवन से प्रेम करता है, वह व्यक्ति जो प्रकृति और बाहरी जीवन से प्रेम करता है, बाहरी जीवन से प्रेम करता है, इसे हम क्या बोलते हैं? नेचर लवर, नेचर लवर या नेचुरलिस्ट, नेचुरलिस्ट, ठीक, नेचर लवर या नेचुरलिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है यानी इसका मतलब होता है प्रकृति प्रेमी, प्रकृति प्रेमी, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं न्यूज की कि 2025 का जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 2025 का अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है इसके बारे में। देखिए, मुख्य समाचार के बारे में जान लीजिए। इसके जो विजेता हैं वो फिलिप्पी एगियोन, पीटर होविट और जोएल मोकिर हैं, ठीक। इसकी जो घोषणा हुई थी, नोबेल पुरस्कार की जो घोषणा हुई वो 13 अक्टूबर 2025 को हुआ था, ठीक। और पुरस्कार का कारण क्या है? तो मानवता की पिछले 2 शताब्दियों में जो हुई है अभूतपूर्व प्रगति, इसको समझाने के लिए इन्होंने योगदान दिया था और इसीलिए इनको जो है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया 13 अक्टूबर 2025 को। इनका जो मुख्य सिद्धांत रहा है इन लोगों का, वो रहा क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, अर्थात सृजनात्मक विनाश का सिद्धांत, ठीक। इस सिद्धांत का जो मूल है, जो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, ये है क्या, इसके बारे में जान लीजिए। तो ये जो विचार है वह जोसेफ शुम्पटर ने 1930 में प्रस्तुत किया था। ये जो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का जो सिद्धांत है ये जोसेफ
जोसेफ शुम्पिटर ने जो है कि दिया था 1930 में। ये क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन है क्या? तो इसके अनुसार जो पूंजीवाद है, ठीक, एक पूंजीवाद एक कैपिटलिज्म एक इवोल्यूशनरी सिस्टम है। पूंजीवाद एक क्या है? इवोल्यूशनरी सिस्टम है, जहाँ नई तकनीकें पुरानी तकनीक को नष्ट करती हैं। जहाँ क्या करती है? नई तकनीकें पुरानी तकनीक को क्या करती हैं? नष्ट करती हैं, जिससे समाज और अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है, ठीक, इस क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के अनुसार। और क्या है इस सिद्धांत में? इसे नवाचार आधारित विकास भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? नवाचार आधारित विकास भी कहा जाता है, ठीक। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए, जो जोजेफ जोजेफ शुम्पिटर हैं, इनको जो है कि फादर ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन थ्योरी, फादर ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन थ्योरी कहा जाता है। इनको जोजेफ शुम्पिटर को जो है कि फादर ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन भी कहा जाता है, ठीक। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का फादर भी कहा जाता है। और इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक थी, ठीक, इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है, ठीक, जोसेफ शुम्पिटर की, वो है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? हमारा कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, ठीक। ये जो सिद्धांत इन्होंने दिया था वो किस पे आधारित था? तो ये सिद्धांत था हमारा कार्ल मार्क्स की जो ऐतिहासिक भौतिकवाद धारणा था, उससे यह प्रेरित था, इनका जो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का सिद्धांत, ठीक। बात करते हैं आप इंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी की, कि इंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी यानी आंतरिक विकास सिद्धांत क्या है। तो देखिए, इस सिद्धांत को एगियन और हॉविट ने गणितीय रूप दिया था। एगियन और हॉविट ने क्या किया? गणितीय रूप दिया। और ये क्या कहता है कि यह जो आंतरिक विकास सिद्धांत है, कहता है कि दीर्घकालिक विकास किसी बाहरी शक्ति से नहीं, दीर्घकालिक विकास किसी बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि नवाचार, शिक्षा और अनुसंधान से होता है, जो अर्थव्यवस्था के अंदर उत्पन्न होते हैं, ठीक। इंडोजीनियस थ्योरी हमारा क्या कहता है कि जो दीर्घकालिक विकास है, ठीक, ये किसी बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि नवाचार, शिक्षा और अनुसंधान से होता है, जो अर्थव्यवस्था के अंदर उत्पन्न होते हैं, ठीक। अब बात कर लेते हैं हम राज्य बनाम सरकार, राज्य बनाम बाजार की भूमिका की। तो देखिए, शुम्पिटर का जो मॉडल है वो मानता था कि सरकार केवल सुविधा प्रदाता है। सरकार क्या है? केवल सुविधा प्रदाता है, न कि नवाचार की संचालक शक्ति। शुम्पिटर का मानना था कि सरकार केवल सुविधा प्रदाता है, न कि नवाचार की संचालक शक्ति। लेकिन इतिहास ये बताता है कि सोवियत संघ और चीन जैसे देशों ने राज्य की भूमिका को नवाचार का संचालक बनाया। जो सोवियत संघ है और चीन, इन जैसे देशों ने क्या बताया? राज्य की भूमिका को नवाचार का संचालक बताया, ठीक। और एक बात और भी जान लीजिए, आज भी चीन का जो स्टेट लेड कैपिटलिज्म है, वह वैश्विक नवाचार को प्रभावित कर रहा है। स्टेट लेड कैपिटलिज्म जो है वो आज भी जो है कि वैश्विक नवाचार को प्रभावित कर रहा है। देखिए, चीन की जो मेड इन चाइना 2025 नीति है, ये नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। मेड इन चाइना 2025 नीति ये किस लिए शुरू की गई थी? नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, ठीक ना। देखिए, सोवियत काल में जो स्पेस रेस था, सोवियत काल में स्पेस रेस और स्पुतनिक, ये नवाचार के सरकारी उदाहरण हैं।
ठीक, मेड इन चाइना 2025 नीति नवाचार को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। और स्पेस रेस और स्पुतनिक ये नवाचार के क्या हैं, सरकारी उदाहरण हैं। ठीक ना। अब बात कर लेते हैं अमेरिकी मॉडल में परिवर्तन ट्रंप युग के बाद। अमेरिकी मॉडल में परिवर्तन ट्रंप युग के बाद। देखिए, ट्रंप शासन ने वैश्विक व्यापार को हथियार के रूप में उपयोग किया है। वैश्विक व्यापार को किस रूप में यूज किया ट्रंप शासन ने, तो हथियार के रूप में यूज किया है। ठीक, किसको, वैश्विक व्यापार को। विज्ञान और प्रौद्योगिकी को राजनीतिक बना दिया गया और इसके युग में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी और साइंस को क्या बना दिया गया, राजनीतिक बना दिया गया। इससे जो वैश्वीकरण की जो उदार व्यवस्था थी यानी लिबरल ग्लोबल इकोनॉमी, इसको क्या लगा, झटका लगा। जब ट्रंप शासन ने क्या किया, वैश्विक व्यापार को हथियार बना लिया, हथियार के रूप में उपयोग किया, तो जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी था इसको राजनीतिक बना दिया गया। अब इससे क्या हुआ, वैश्वीकरण की जो उदार अर्थव्यवस्था थी इसको क्या लगा, झटका लगा। ठीक, इस मॉडल की क्या विशेषताएं थी, ये जो अमेरिकी मॉडल में परिवर्तन हुआ था, ये मॉडल की क्या विशेषताएं थी, तो यह मॉडल जो है वह चीन जैसे राज्य नेतृत्व वाले अर्थतंत्र की तकनीकी प्रगति को नहीं समझा पाता। यह मॉडल जो है चीन जैसे राज्य नेतृत्व वाले अर्थतंत्र की तकनीकी प्रगति को नहीं समझा पाता। और यह इसकी जो सीमाएं हैं, मॉडल की जो सीमाएं हैं, और यह भू राजनीति यानी जियो पॉलिटिक्स, संस्थागत कमजोरी और असमानता को भी अनदेखा करता है। इस मॉडल की क्या क्या सीमाएं हैं, तो यह मॉडल चीन जैसे राज्य नेतृत्व वाले अर्थतंत्र की जो तकनीकी है इसको नहीं समझा पाता है। और यह जियो पॉलिटिक्स, संस्थागत कमजोरी यानी इंस्टीट्यूशनल फ्रैगिलिटी और असमानता को भी क्या करता है, अनदेखा कर देता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम नोबेल कमेटी का संदेश। जो नोबेल कमेटी थी, इस नोबेल कमेटी का क्या संदेश है, तो समिति ने ऐसे मॉडल को सम्मानित किया है जिसकी आधारशिला स्वतंत्र बाजार, वैश्विक खुलेपन और वैज्ञानिक स्वतंत्रता वर्तमान में खतरे में है। नोबेल कमेटी का संदेश क्या है कि समिति ने ऐसे मॉडल को सम्मानित किया है जिसकी आधारशिला स्वतंत्र बाजार, वैश्विक खुलेपन और वैज्ञानिक स्वतंत्रता वर्तमान में खतरे में है। यह पुरस्कार स्वतंत्र संस्थाओं और नवाचार की आज़ादी के महत्व की याद दिलाता है। यह जो पुरस्कार है वह किसकी याद दिलाता है, स्वतंत्र संस्थाओं और नवाचार की आज़ादी के महत्व की याद दिलाता है। ठीक, देखिए, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस की जो शुरुआत हुई थी, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस की जो शुरुआत हुई थी वो शुरू हुई थी 1969 में। ठीक, यह जो नोबेल प्राइज की जो शुरुआत हुई इकोनॉमिक साइंस में, यह शुरू हुई थी 1969 में। ठीक ना। और एक चीज और जान लीजिए, भारत के लिए यह अब तक नहीं आया, यह नोबेल प्राइज भारत के लिए अब तक नहीं आया। लेकिन अमर्त्य सेन 1998 को यह मिला था। ठीक, किसके लिए मिला था, वेलफेयर इकोनॉमिक्स में योगदान के लिए। वेलफेयर इकोनॉमिक्स में योगदान के लिए जो है कि अमर्त्य सेन को 1998 ये मिला था। बात करते हैं अब आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।